हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है। मैंने ग्रेड स्कूल ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, उसे अपना प्यार दिया होगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए, उसे देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ग्रेड स्कूल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम सबके मन में एक डर बना रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक बहुत, हम लोगों ने उसको एक फ़ोबिया बना के रखा है, मन में एक डर बना के रखा है कि इसकी वजह से हम कई सारे एग्ज़ाम्स अपने क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम रुक जाते हैं सिर्फ इंग्लिश की वजह से। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ना है, आपको सिर्फ उसको समझना है। जैसे हम लोग ने मैथमेटिक्स में रूल्स को समझे हैं, हमने इक्वेशंस समझी हुई हैं, उसी तरह से हमको अपनी इंग्लिश में ग्रामर्स के रूल्स को भी समझना है। सिर्फ हमको ये देखना है, इसमें टेक्निक्स को लगाना है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि मैं आपको नई नई टेक्निक्स बताऊंगा, सिर्फ आप सेकंड्स में अपना आंसर टिक कर सकते हैं। वैसे ही आज आपको मैं पूरा उसका एक जिस्ट दूंगा कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को सेकंड्स में टिक कर सकते हैं। अपने आंसर्स को आप देख करके ही बता सकते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही होगा। आपको 99.9% इस चीज़ से बिल्कुल एश्योरिटी हो जाएगी, जो ट्रिक्स मैं बताऊँगा, कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। होप कि आज आप मेरी क्लास को पूरा, आज मेरी पहली क्लास है, आज आप उस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग जब अपने बचपन में खेलते थे या अभी भी खेलते हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई बैट्समैन, या हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो अगर कोई भी मेरा दोस्त या प्लेयर कभी अच्छा खेलता है तो हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलते हैं वेल प्लेड। हम हमेशा वेल प्लेड बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? आपके सामने वर्ड्स, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं छोटे से, एक वेल प्लेड लिखा हुआ है, एक गुड प्लेड लिखा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे इस बोर्ड में इस दो सेंटेंस को लिखने का मेन मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि हम सिर्फ वेल प्लेड बोलते क्यों हैं। हम गुड प्लेड क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम इसको भी बोल सकते थे, गुड मतलब भी अच्छा होता है, वेल मतलब भी अच्छा होता है, बट हम वेल प्लेड ही क्यों बोलते हैं, गुड प्लेड क्यों नहीं बोल पाते हैं? इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? गुड आपका एडजेक्टिव है। गुड आपका एडजेक्टिव है। जैसा कि आपको पता होगा, एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक टाइप है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है आपके इंग्लिश में, जिसमें एक एडजेक्टिव भी एक टाइप आता है। और वेल क्या है हमारा? वेल एक एडवर्ब है। वेल एक एडवर्ब है और गुड मेरा एडजेक्टिव है। अब इसमें अंतर क्या है? अब आप ये पूछेंगे, तो इसमें दोनों में इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? एडवर्ब और एडजेक्टिव से क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है, प्लेड क्या है? प्लेड मेरा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। प्लेड क्या है? प्लेड वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसके पहले वेल क्यों लगाया गया है? तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा, 6th क्लास में एडवर्ब की डिफिनीशन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी थी एडवर्ब की डिफिनीशन? कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मोडिफाइज अ वर्ब। विच मोडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब और भी चीज़ों को मॉडिफाई करता है, आपके एडजेक्टिव को भी करता है, खुद एडवर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेड। ये प्लेड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा वेल, क्योंकि वेल क्या है? आपका एडवर्ब है। और अगर आपका वेल एडवर्ब है, तो उसकी जब क्वालिफाई आपका एडवर्ब वर्ब को करेगा, तो क्या उसके पहले हम गुड लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ना कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसी वजह से हम कभी भी गुड प्लेड नहीं बोलते हैं। आज आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, गुड प्लेड क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि प्लेड एक मेरी वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई सिर्फ आपका एडवर्ब कर सकता है। तो एडवर्ब मेरा वेल है और गुड मेरा एडजेक्टिव है। इस वजह से हम हमेशा वेल प्लेड बोलते हैं, ना कि गुड प्लेड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एडवर्ब का कैसे रोल है हमारे इंग्लिश में, एडजेक्टिव का क्या रोल है, हमने बचपन में सिर्फ उनको डेफिनीशन तक रोक दिया था। हम सिर्फ ये पढ़ते थे कि उनकी डेफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते थे, एंड दैट्स इट। लेकिन आने वाले समय में हमको इसका यूज़ भी आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे एग्ज़ाम्स में सिर्फ मेरी डेफिनीशंस नहीं आएंगी, या डेफिनीशन आएंगी ही नहीं। एडजेक्टिव की डेफिनीशन नहीं आने वाली है, एडवर्ब की डेफिनीशन नहीं आने वाली है, उनका यूज़ आने वाला है।
जैसे मैथ्स में हम लोग ने बचपन में 2 + 2 = 4 पढ़ा था, तो क्या अब मेरे एग्जाम्स में 2 + 2 = 4 आता है? नहीं आता है। उनका यूज़ आता है, वो कहीं पे कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं जा करके। सेम उसी तरह से हमने बचपन में अपना एडजेक्टिव पढ़ा था, एडवर्ब पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था, नाउन पढ़ा था, प्रीपोजिशन पढ़ा था, उनकी हमने डेफिनीशंस को पढ़ा था, एग्जाम्पल्स को पढ़ा था, हमने उनके यूज़ को नहीं सीखा था। मैं सिर्फ आपको उनका यूज़ बताना चाहता हूँ, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपनी क्लास में उनको यूज़ करके आप अपने मन के अंदर जो डर भरा बैठा है इंग्लिश को लेकर के, वो आप हटा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है। ये सब हमने बचपन में पढ़ रखा है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, एक वचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, यानी कि जिनको हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि बकरियाँ, वो हो गई बहुवचन, बकरी एक वचन, ये तो आपकी हिंदी ग्रामर के हिसाब से हो गया। इंग्लिश में हमने क्या कहा, गोट एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन, गोट्स प्लूरल नाउन हो गया आपका बहुवचन। इसका पढ़ाने का क्या मकसद है यहाँ पे, ये तो हमको आप जानते हैं कि बचपन से पढ़ रखा है। इसका क्या कारण आया कि हम इसको आपको यहाँ पे बताएं? तो आपको हम एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि नाउन 3 कैटेगरी में यहाँ पे और डिवाइड होगी। अगर आप मेनली सीखें, हमने आपको अभी पीछे आपको ये बताया कि नाउन जो है उसके 5 टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर मेनली हम आपको बताएं तो नाउन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे? एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, और लास्ट होती है जो हम लोग को नहीं पता है, वो होती है काउंटलेस नाउन। ये सब हम लोग ने बचपन में पढ़ा होगा या अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा और पढ़ते रहेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसकी मीनिंग में ही छुपा हुआ है, इसकी इंग्लिश में लिखा हुआ है काउंट, यानी काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके उनको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। यानी कि एक चीज़ तय हो गई, इसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि फ़िश का फिशेस कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, दोनों में आपको हमने डिफरेंस समझाया है। उसी तरह से आपको उस किस कैटेगरी में आ रहा है, वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। यानी जिन चीज़ों को हम काउंट कर पा रहे हैं, जिन नाउन्स को हम काउंट कर पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और उसके हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं। लेकिन अब जिन काउंट्स को हम नाउन को काउंट नहीं कर पाते, जैसे हमने कहा स्टार्स, हमने कहा कि शुगर, हमने कहा राइस, इन सबको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और जब हम उसको काउंट ही नहीं कर पाए तो क्या हम उसका प्लूरल बना सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब ये कौन सी बला है, ये काउंटलेस नाउन कहाँ से आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमने आपको भी बताया कि फ़िश का फिशेस हो सकता है, स्टार का स्टार्स हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं? पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है आपका मटेरियल नाउन, एंड लास्ट आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाउन के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसी को हमने अपनी हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, सिर्फ वही है। अगर आपने हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर को थोड़ा सा मिला के सीखने लगे तो आपको इंग्लिश की ग्रामर और ज़्यादा ईजी लगने लगती है। लेकिन ये चीज़ें तो हमने स्कूल में पढ़ रखी हैं, इसके पहले की चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। क्यों नहीं पढ़ी हैं? क्योंकि वो मेरी बुक्स में ही नहीं थी, हमने उसको सीखा ही नहीं। ये आया कहाँ से, कैसे ये कैटेगराइज होता है, ये अभी और भी चीज़ों में कैटेगराइज होता है। ये 3 पार्ट्स एक अलग कैटेगरी में आते हैं, ये 2 पार्ट्स एक अलग कैटेगरी में आते हैं। कौन से कैटेगरी में आते हैं, इसके
इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको मेरी आगे के आने वाली क्लासेस को देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, विस्तार से समझाऊँगा। सिर्फ आज मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ कि कैसे हमको इंग्लिश को पकड़ना है, अपनी ग्रामर को कैसे मजबूत करना है। सिर्फ उसको मैथमेटिकली सीखना है कि जैसे हमने इक्वेशंस को सीख लिया, हमने देख लिया धराचार का सूत्र ये होता है, हमने समझ गए, वैसे ही सिर्फ हमको अपनी इसमें यहाँ पे चीज़ों को ये देखना है कि यहाँ पे ये टेक्निक लगती है, यहाँ पे एडवर्ब यूज़ होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है। बस उसको उठा करके अपने दिमाग में डाल लेना है और उसके बाद अपनी चीज़ों को यूज़ करना है और अपने इंग्लिश के फोबिया को जो बना हुआ है मेरे अंदर उसको दूर करते जाना है। चलिए आते हैं पीछे, हम लोग जहाँ पे थे कि फ़िश को हम फिशेस क्यों नहीं कह सकते। देखिए, फ़िश को फिशेस इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ़िश जो आता है वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है। अब आप कहेंगे भैया फ़िश मटेरियल नाउन के अंदर कैसे आ सकता है? तो याद करिए, जब आप फ़िश लेने जाते होंगे, जो भी आप में से कोई फ़िश लेने जाता होगा, तो जब फ़िश लेने हम जाते हैं तो क्या हम ये बोलते हैं भैया 1 फ़िश दे दो, 2 फ़िश दे दो, 5 फ़िश दे दो? नहीं, हम कहते हैं भैया 1 kg फ़िश दे दो, ½ kg फ़िश दे दो, 2 kg फ़िश दे दो। मतलब हम उसकी एक क्वांटिटी बताते हैं, हम नंबर्स नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं भैया हमको इतने किलोग्राम फ़िश दे दीजिए। यानी कि आपने उसको किस में रख दिया है? मटेरियल नाउन में रख दिया है, यानी आप उसको काउंट नहीं कर पाए हैं। सेम वैसे ही जैसे कि आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते, कि आप शुगर के जो दाने होते हैं उनको क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप यही तो कहते हैं कि 2 kg शुगर दे दीजिए, 5 kg शुगर दे दीजिए, एक पैकेट नमक दे दीजिए, तो क्या आपने उसको काउंट कर लिया? उनके पार्टिकल्स को क्या काउंट कर पाए? नहीं कर पाए। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। सेम उसी तरह से फिश भी हो जो होता है, फिश वर्ड भी आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। इसलिए हम फिश का कभी भी प्लूरल नाउन फिशेस नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ बता दें, हम कभी भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल नाउन इनका हम कभी नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। इस कारण से हम फिश को फिशेस नहीं लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि हम फिश को फिशेस लिख भी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 बार कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कहीं कह रहे हैं आप कि फ़िश को फिशेस बोल सकते हैं, कहीं कह रहे हैं आप फ़िश को फिशेस नहीं बोल सकते हैं। तो आप इस अंतर को समझिए। मैंने ये कहा है जब फ़िश को हम मटेरियल नाउन की तरह काउंट करेंगे तब हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है, क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी नाउन होते हैं उनका हम कभी भी प्लूरल नाउन नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो हम इसी तरह से फ़िश का फिशेस भी नहीं बना सकते हैं, बट कहीं कहीं बना सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे घर में एक्वेरियम होगा, सब अधिकतर सबके यहाँ पे होगा, ज़्यादातर लोगों के यहाँ। उन एक्वेरियम में अगर हम देखें तो कुछ गोल्डन फिश होती हैं, किसी के यहाँ, किसी में ब्लैक फ़िश होती हैं, कुछ अलग अलग स्पीसीज़ की फ़िशेस पड़ी होती हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो अगर हम देखें, हमने अगर ये काउंट कर लिया कि मेरे जो एक्वेरियम है उसमें से 10 फिश मेरी गोल्डन है, हमने क्या कहा? आई हैव 10 फिश इन माई एक्वेरियम। ठीक, आई हैव 10 फिश इन माई एक्वेरियम, मतलब मैंने अपनी फ़िश को काउंट कर लिया है, काउंट कर लिया है। और आपको स्टार्टिंग में बताया, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। उनको हम बोलते हैं, उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। यानी जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं। इसका मतलब जब हमने फ़िश को काउंट कर लिया कि वो मेरे पास 10 फिश हैं, इसका मतलब हमको यहाँ पे फ़िश की जगह क्या लिखना पड़ेगा? फिशेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम फ़िश को फ़िश नहीं लिखा रहने दे सकते हैं, यहाँ पे हमको फ़िश का प्लूरल फिशेस बनाना पड़ेगा। सिमिलरली आपको स्टार के लिए साथ में चलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे स्टार हैं हमारे ब्रह्मांड में, हम ऊपर देखते हैं आकाश में तो बहुत सारे स्टार देखते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम स्टार को स्टार्स भी बोल सकते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं? जब हम देखते हैं सप्तऋषि तारे, 7 स्टार्स, तो वो क्या है? काउंटेड है कि नहीं है? वो 7 काउंटेड स्टार्स हैं। तो जब वो 7 काउंटेड स्टार्स हैं, इसका मतलब हमने उनको काउंट कर लिया है। और जब उसको हमने काउंट कर लिया है तो हम कह सकते हैं देयर आर 7 स्टार्स इन द स्काई। यानी आप जिस भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं आप उसको बता सकते हैं, आप उसका काउंटेबल बना सकते हैं। यानी अगर काउंटेबल बना लेंगे तो आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। सिमिलरली एक चीज़ और आपको हम सिखाते हैं, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हेयर का हेयर्स बनता है कि नहीं बनता है। आपको बताएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं और काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। तो ये हमारे एक दिमाग में बात आ रही होगी कि भैया हेयर का हेयर्स भी नहीं हो सकता है,
नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हेयर का हेयर्स भी हो सकता है, हेयर का हेयर्स भी हो सकता है। आप सही सुन रहे हैं, हेयर का हेयर्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। वही सेम रीज़न जो हमने स्टार और स्टार्स के लिए बताया था, फिश और फिशेस के लिए बताया था, वही सेम रीज़न आपका हेयर और हेयर्स के लिए है। कैसे? अगर हम कहें कि मेरे हेड में बाल हैं, तो हम उन बाल को गिन नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या हम गिन नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल गिन सकते हैं। अगर हम बैठ जाएं गिनने तो हम इन बाल को गिन सकते हैं, लेकिन हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम इसको यूजलेस थिंग समझ रहे हैं कि हमको गिनना नहीं है, मतलब नहीं है गिनने के लिए, इसलिए हम उसको गिन नहीं रहे हैं। लेकिन हम गिन सकते हैं। सेम वही तरीका है। अगर हमने कहा कि मेरे हेड में 6 to 7 या 5 to 10 मेरे ग्रे हेयर्स हैं। इंग्लिश में वाइट को ग्रे बोला जाता है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। इंग्लिश में वाइट को ग्रे बोला जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि मेरे सर पे 4 ब्राउन बाल हैं या 4 ग्रे हेयर्स हैं या 9 ग्रे हेयर्स हैं। इसका मतलब हमने क्या किया है? हमने उन हेयर्स को गिन लिया है ना। तो जिसको हमने गिन लिया वो किस कैटेगरी के अंदर आ गया? वो आ गया काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। और अगर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि हेयर का हेयर्स भी बन सकता है। यानी अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमने कहा आई हैव हेयर, बिल्कुल सही है। और अगर हमने ये कहा आई हैव हेयर्स, ये गलत है। अगर हमको कहना है हेयर्स, हमको अगर हेयर्स कहना है तो हमें कहना पड़ेगा आई हैव 6 to 7, 9 to 12, 13 to 14 ग्रे हेयर्स, ब्राउन हेयर्स। यानी हमको कुछ ना कुछ एक नंबर्स देना पड़ेगा क्योंकि हम उसको काउंट कर पाएँ। तो सेम वही चीज़ है जो स्टार और स्टार्स के लिए बताई कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सारे नाउन्स किस कैटेगरी में जाते हैं? ये सारी कैटेगरी काउंटलेस नाउन के अंतर्गत आती हैं। ये हम आपको सब कुछ डिटेल से बताएंगे। जब हम आपको एक चैप्टर पूरा नाउन पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे एक एक चीज़ कि ये काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। इसको सब कुछ और एलोबरेट करेंगे, पूरा नाउन को पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग बैठ करके। एक एक चैप्टर हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये आज सिर्फ आपके लिए एक ट्रेलर था जिसमें हम आपको ये बताना चाहते थे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने का एक क्या तरीका है, मैं कैसे आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एक आपको बस एक ट्रेलर दिया है। ये अभी आप ये समझ लीजिए 0.001% भी नहीं है। और आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा मुझको, कुछ ना कुछ एडवर्ब्स की टेक्निक्स होंगी मेरे पास। क्यों हमने कहा कि वेल प्लेड और गुड प्लेड में क्या अंतर है, क्यों गुड प्लेड नहीं बोल सकते, वेल प्लेड ही बोल सकते हैं। तो इन सब की टेक्निक्स को हमें जानना है और आगे हम लोग यूज़ करेंगे। चल करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा समझेंगे, एरर्स करेंगे और ज़्यादा चीज़ें करेंगे, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी डर बना हुआ है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के या इंग्लिश को लेकर के, वो सब कुछ मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा एट लास्ट एम एक ही है कि आपके अंदर जो डर बना हुआ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आप मेरी आगे आने वाली क्लास को ज़रूर देखिए, उसको अपना प्यार देते रहिए। हम आपको आगे आने वाली क्लास में सब कुछ डिटेल से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएंगे। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इंग्लिश पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को यानी ग्रेड स्कूल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको अपना प्यार देते रहिए और मेरी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। यही आपसे कहेंगे। थैंक यू।